लखनवी अंदाज पाठ को आगे बढ़ाते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हीरे की फाँकों की ओर देखा। आपने देखा था ना कि दोबारा फिर उन्होंने लेखक को ये ऑफ़र किया था कि वह उनके साथ खीरा खाएं, लेकिन चूँकि लेखक पहले मना कर चुके थे, इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उन्होंने नवाब साहब को मना कर दिया और ये कहा कि उनका जो पेट है वो ज़रा कमज़ोर है, इसलिए वो अभी खीरा नहीं खा सकते हैं। तो नवाब साहब ने खीरों के ऊपर जो नमक और मिर्च बुरका हुआ था उसकी ओर सतृष्ण आँखों से, मतलब बहुत इच्छा भरी आँखों से देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खिड़की के बाहर देखकर गहरी सांसें ली। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा। अब देखिए खीरे खाने का एक नया ढंग जो अभी आप यहाँ देखेंगे। बाकायदा खीरे को धो पोंछ कर तौलिए पर सजाया गया था, नमक मिर्च डाली गई थी और उसके बाद खिड़की के बाहर गहरी सांस लेकर और फाँक को उठाकर होठों तक ले गए हैं। खाया नहीं है, होठों तक ले गए हैं और फाँक को सूंघा है। स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गईं। अभी केवल स्वाद का आनंद ले रहे हैं, बिना खाए हुए, सूंघ कर ही स्वाद का आनंद ले रहे हैं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। जब बहुत स्वादिष्ट चीज़ सामने हो तो मुंह में पानी आ जाता है, तो उस पानी को गले से नीचे उतारा जो मुंह में आ गया था। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया और इतना सब करने के बाद उस खीरे को खाया नहीं, उस खीरे की फाँक को बाहर छोड़ दिया, बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नया तरीका। सारी कवायद करने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद खीरे को खा नहीं रहे हैं, खीरे को सूंघ कर फेंकते जा रहे हैं। वासना से रसास्वादन मतलब केवल अपनी इच्छाओं से ही उसका स्वाद ले रहे हैं, सोच कर ही स्वाद ले रहे हैं, खाकर स्वाद नहीं ले रहे हैं और सारी फाँकों को खिड़की से बाहर फेंकते जा रहे हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। नया तरीका देखा था लेखक ने खीरे खाने का और ये नया तरीका नवाब साहब ने उन्हें दिखाया था जब उन्होंने सारे खीरे खिड़की से बाहर फेंक दिए। फेंकने के बाद तौलिए से हाथ और अपने होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आँखों से मतलब बड़े ही अहंकार के साथ उन्होंने नवाब साहब की ओर देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वो आँखों ही आँखों में कहना चाह रहे हों कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो नमक मिर्च लगी खीरे की फाँकों को खा कर ही स्वाद लेंगे। वो ख़ानदानी रईस हैं, नवाब साहब हैं और जो ख़ानदानी रईस होते हैं उनका तरीका यही होता है कि वो किसी भी चीज़ की स्थूल उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं। स्थूल मतलब शारीरिक रूप से जो उपस्थित हो। यहाँ पर खीरे को उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से खाया है। सूक्ष्म दृष्टि मतलब केवल मानसिक तौर पर उन्होंने खीरे का रसास्वादन किया, शारीरिक तौर पर खीरे को उन्होंने नहीं खाया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। ऐसा लग रहा था कि खीरे की तैयारी में उनको काफ़ी थकान हो गई है, इस वजह से अब सूंघ कर जब उन्होंने खीरे को बाहर फेंक दिया तो ऐसा लग रहा था काफ़ी थकान उनको महसूस हो रही है, इस वजह से वो आराम करने के लिए अपनी बर्थ पर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफ़ासत और नज़ाकत। तस्लीम का मतलब है सम्मान में, सिर खम करना मतलब सिर झुकाना।
कह रहे हैं हमने भी उनके सम्मान में, उनके इस अजीब से व्यवहार के सम्मान में सिर झुका लिया और मन ही मन सोचा कि वास्तव में ख़ानदानी तहज़ीब, तहज़ीब मतलब शिष्टाचार, मैनर्स, नफ़ासत, नफ़ासत का मतलब होता है स्वच्छता, सफाई, और नज़ाकत का मतलब है कोमलता। तो हमने भी ऐसे अजीबोगरीब व्यवहार के सामने अपना सिर झुका लिया और मन ही मन सोचा वास्तव में जो ख़ानदानी शिष्टाचार है, जो स्वच्छता है और जो कोमलता है, वो तो नवाब साहब में ही देखी जा सकती है। हम जैसे साधारण लोग तो इससे अभी कोसों दूर हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस तथा एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? अभी मैंने स्थूल और सूक्ष्म की बात की ना, कि सूक्ष्म जो आप केवल मानसिक स्तर पर महसूस कर सकें, स्थूल जो शारीरिक रूप से आप महसूस करें। तो कह रहे हैं कि ये हमने गौर किया, ये ध्यान दिया कि नवाब साहब ने जो खीरे का रसास्वादन किया, उसकी सुगंध और कल्पना से जो संतुष्ट होने का उन्होंने नाटक किया, वह सूक्ष्म तरीका था, एब्स्ट्रैक्ट तरीका था। एब्स्ट्रैक्ट तरीका जो शारीरिक रूप से उपस्थित ना हो। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हो ना आप लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिसकी फिजिकल अपीयरेंस आप फील ना कर सको। तो सेम यहीं पर खीरे का जो रसास्वादन उन्होंने किया वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से किया, सूक्ष्म तरीके से किया। और नफीस का मतलब होता है बढ़िया। यह एक अच्छा तरीका था, बढ़िया तरीका था, ऐसा लेखक मन ही मन सोच रहे हैं। लेकिन अच्छा तरीका तो था, लेकिन क्या मानसिक तौर पर रसास्वादन करके उदर की तृप्ति भी की जा सकती, मतलब पेट भरा जा सकता है क्या? भाई बड़ा अच्छा खाना तुम्हारे सामने थाल में परोसा रखा हो, उसको सूंघ लो बस, तो क्या सूंघ कर बिना खाए अपने पेट को भरा जा सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब देखो, ये लेखक सोच ही रहे थे कि मानसिक तौर पे रसास्वादन करने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब की ओर से डकार भी सुनाई दे गई। डकार कब आती है? जब हमारा पेट भर जाता है। तो नवाब साहब ने मानसिक तौर पे ही खीरे का रसास्वादन किया, लेकिन लाजवाब चीज़ ये है कि उनका उतने में पेट भी भर गया और डकार भी आने लगी। वाह भाई! और नवाब साहब ने हमारी ओर देख कर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। क्या कह रहे हैं डकार लेते हुए? कि खीरा लजीज होता है, कि स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन होता है शकील। शकील का मतलब जो आसानी से ना पचे, इंडाइजेशन करे। तो कह रहे हैं कि होता तो बहुत डिलीशियस है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आसानी से पचता नहीं है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। इसको खाने से जो पेट पर बोझ पड़ जाता है, मतलब भारी होता है, खाने में आसानी से पच नहीं पाता। ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक इस अजीबोगरीब हरकत को देख रहे थे। कह रहे हमारे ज्ञान रूपी आँखें खुल गईं। चक्षु मतलब आँखें। हमें एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ और पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। अब यहाँ पर यशपाल जी ने नवाब साहब की तुलना किससे की? नई कहानी के लेखकों से। कि जिस तरह से केवल मानसिक तौर पर रसास्वादन करके नवाब साहब ने अपने पेट को भर लिया, साथ ही डकार भी आ गई उनको, उसी तरह से जो नई कहानी के लेखक हैं वो ना तो कहानी की कथा वस्तु देखते हैं, सब्जेक्ट मैटर देखते हैं, विषय वस्तु देखते हैं, और ना ही पात्रों और चरित्रों पर ध्यान देते हैं। तो नवाब साहब और नई कहानी के लेखक ऑलमोस्ट एक ही तरह के हैं। जिस तरह से मानसिक संतुष्टि, मानसिक रसास्वादन करके उनको संतुष्टि भी मिल गई नवाब साहब को और उनका पेट भी भर गया, उसी तरह से बिना विषय वस्तु, बिना पात्रों के और बिना चरित्र के नई कहानी के लेखक कहानी भी लिख जाते हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने
का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो कह रहे हैं कि जब बिना खाए पेट भर सकता है तो केवल विचार, घटना और इच्छा मात्र से, मतलब हमने मन में सोच लिया और कहानी लिख गई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वास्तव में कहने का मतलब ये है, यशपाल जी ने व्यंग के रूप में ये बात कही है कि जिस प्रकार बिना खाए पेट भरना असंभव है, उसी प्रकार बिना विचार और घटना तथा पात्रों की नई कहानी लिखना भी असंभव है। ठीक है, तो ये था आपका लखनवी अंदाज पाठ। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में पेज नंबर 80 पहला क्वेश्चन, लेखक को पहला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। याद है ना, जब लेखक ट्रेन के डिब्बे में चढ़े और नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक को ऐसा लगा कि वो उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से हाव भाव थे नवाब साहब के जिसकी वजह से लेखक को लगा कि वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आंसर होगा, लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह प्रकट नहीं किया, लेखक से कोई बातचीत भी नहीं की और न ही उनकी तरफ देखा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? मतलब जो उन्होंने खीरे सूंघ सूंघ कर वो फेंकते गए, उनसे उनका कौन सा स्वभाव दिखाई दे रहा है? तो आंसर लिखो, नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकार कर दिया था। खीरे को खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी शान बनाए रखने के उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु जीत नवाब साहब के दिखावे की हुई और इसी इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघकर फेंक दिया। नवाब साहब के इस स्वभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि वो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, खुद को अमीर सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ मार्क इट। आंसर होगा, हम लेखक यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथावस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती है। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। कहानी में कोई न कोई विचार, बात या उद्देश्य का होना आवश्यक है, ये कहानी के आवश्यक तत्व है। अतः हम यशपाल के इस विचार से पूर्णतः सहमत हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? क्रॉस इट, नो नीड टू राइट इन योर रजिस्टर। वैसे कोई और टाइटल जो भी हो सकता है, जैसे नवाबी शान या झूठा दिखावा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बट क्रॉस दिस क्वेश्चन, नो नीड टू राइट इन योर रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि नवाब साहब ने खीरा खाने की तैयारी कैसे की, या उनकी खीरा खाने की प्रक्रिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो जैसे आपने पढ़ा है वैसे ही लिखते जाओगे।
सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। पहले उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर कर पानी सुखा लिया। फिर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर फांकों पर बहुत ही सलीके से ज़ीरा नमक मिर्च की सुर्खी बुरक दी। इसके बाद वो एक एक करके उन फांकों को उठाते गए और उन्हें सूंघकर खिड़की से फेंकते गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? क्रॉस दिस क्वेश्चन, नो नीड टू राइट इन योर रजिस्टर। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के विषय में लिखिए। क्रॉस दिस ऑल्सो। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। यस, इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, मार्क दिस इम्पॉर्टेंट। देखो, सनक के आंसर लिखेंगे। सनक के 2 रूप होते हैं। ऐसे कुछ सनकों का उल्लेख इस तरह से है। पहला रूप होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। जहाँ एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देती है, वहीं सकारात्मक सनक उसे रातों रात प्रसिद्ध कर देती है। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की सनक थी कि गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की। जैसे हमारे क्रांतिकारी, उन देशभक्त क्रांतिकारियों को सनक थी देश को आज़ाद कराने की। महात्मा बुद्ध की सनक थी सत्य को खोजने की। तो जो सकारात्मक सनक हैं वो हमें प्रसिद्धि दिलाती हैं, जबकि नकारात्मक सनक हमें समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देती हैं। ठीक, तो इस पार्ट के प्रश्न उत्तर कम हैं। आपको एक 4th क्वेश्चन नहीं करना है, और दूसरा है 5th का 2nd पार्ट एंड 6th क्वेश्चन। ये 3 प्रश्न आप नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रश्नों के उत्तर मैंने डिस्कस किए हैं उनको एज इट इज़ लिख सकते हैं, या उन्हें आप अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।